दोस्तों, मैं नासिर अली खान अपने YouTube चैनल मैथ विद नासिर खान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो आज हम 20 सवाल कराने वाले हैं आपको, जो आने वाली परीक्षा आपकी चल रही है SSC GD के लिए, उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आपको इन सवालों को बड़े अच्छे से ध्यान से समझना है। पहले सवाल की ओर चलते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या दे रखा है। 11 + 11 भाग 11 गुणा 11 माइनस 11 प्लस 11 भाग 11 गुणा 11 माइनस 11 प्लस 11 का मान क्या होगा। जब कभी भी इस टाइप का सवाल आता है तो सबसे पहले आपको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इसमें भाग पहले ख़त्म नहीं करोगे, मल्टीप्लाई पहले कर लोगे, माइनस पहले ख़त्म कर लोगे तो आपका आंसर गलत आने वाला। तो सबसे पहले हम बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। बोर्ड मार्क्स हमारा क्या कहता है कि बोर्ड मार्क्स जो होता है, बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले हम क्या खत्म करते हैं, कोष्टक, जिसको कोष्टक यानी कि फिर हम आपका सबसे पहले क्या होता है, आपका ब्रैकेट खत्म करते हैं, फिर आपका ऑफ खत्म करते हैं जिसको हम का बोलते हैं, का के बाद डिवीजन खत्म करते हैं, डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लाई खत्म करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले हम कोष्टक के बाद ऑफ को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम क्या ख़त्म करते हैं, ऑफ या तो का को ख़त्म करते हैं, का के बाद हम भाग को ख़त्म करते हैं, भाग के बाद हम किसको ख़त्म करते हैं, गुणा को, गुणा के बाद आपका योग आ जाता है, फिर आपका माइनस आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि हमें दो ऊपर वाली की चीज़ नहीं दे रखी, कोष्टक नहीं दे रखा, ना ही हमें का की वैल्यू दे रखा कहीं। तो सबसे पहले आपको दे रखा डिवीजन। अगर मैं डिवीजन की बात करता हूं तो यहाँ 11 से 11 काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 11 से 11 को डिवाइड करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। मैंने डिवाइड जैसे खत्म किया उसके बाद आपका कितना आ गया, यानी कि फिर मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने देखा कि 11 और प्लस 11 का ना 11 माइनस 11, 1 गुणा 11, ये भी 11 आ जाएगा, और ये कितना है आपका माइनस 11 प्लस 11। अब ये देखो माइनस के 11 से प्लस के 11 कट हो जाएगा, माइनस के 11 से ये प्लस के कट हो जाएगा। अब कितना बचा आपका, 11 प्लस 11। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 22 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आपको इस सवाल को ध्यान में रख के करना है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर आप इस सवाल को बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं करते ना प्यारे बच्चों, तो ये सवाल आपका 100% गलत होने वाला है। अगर आपने पहले मल्टीप्लिकेशन खत्म कर दिया, डिवाइड को बाद में खत्म कर रहे हो, फिर आप पहले सब्ट्रैक्शन को खत्म कर रहे हो, एडिशन बाद में खत्म कर रहे हो, तो आपका ये सवाल 100% गलत होने वाला है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, 22। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको क्या दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है कि संख्याओं, दो संख्याएं दे रखी हैं आपको, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के व्युत्क्रम के वर्गों का अनुपात क्या होगा। आपको दो संख्याएं यानी कि दो भिन्नें दे रखी हैं, उन भिन्नों का रेसिप्रोकल यानी कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, आपको ये बताना है। तो पहली संख्या आपकी कितनी, 1 सही 1/2, इसको मैं क्या लिख लूंगा, 2 × 2 और 1 3/2। दूसरा 3 × 3 और 1 4/3। अब इनका व्युत्क्रम यानी कि अब आपको इनको पलट देना है, कितना हो जाएंगे, एक से संख्याएं आपकी 2/3 अनुपात 3/4। अब आपको इनका अनुपात, किसका, व्युत्क्रमों के वर्गों का अनुपात, अब इनके वर्ग कर लो आप। सवाल दोनों आसान है आपके। कितना हो जाएगा 4, ये आपका 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 16, ये कितना हो जाएगा 9। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मेरे प्यारे बच्चों, 16 चौका 64 और 9 नम 81, कितना आ जाएगा आपका 64/81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल दोनों इजी थे, आप लोग आसानी से कर सकते थे, बट आपको समझना है कि हमें सवालों की लैंग्वेज को कैसे समझना है। ठीक है, आप डायरेक्ट ये नहीं, व्युत्क्रम पता नहीं हुआ आपको, ठीक है, कि हाँ हमें व्युत्क्रम किसे बोलते हैं, व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल करना। 3/2 आया तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3। 4/3 आया, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 3/4।
अब आपको क्या कर रखा है कि इसके व्युत्क्रमों का वर्गों का योग, मैंने वर्ग कर दिया, 2/3 का वर्ग किया, अनुपात 3/4 का वर्ग कर दिया, तो आपका आंसर क्या आया, 64:23 आ गया। ठीक है, आई होप आपको दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल क्या दे रखा है। देखिए जी, अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल है, यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 1250 रुपये में बेचता है जिस पर 1500 रुपये अंकित है, तो कितनी छूट दे रहा है। यानी कि एमआरपी, आप किसी मॉल में जाते हो तो आपके कोई बस आप पैंट वगैरह खरीदते हो तो उसका एमआरपी 1500 रुपये है। एमआरपी क्या है, 1500 रुपये, और आपने कितने में उसको पेमेंट किया, 1250 रुपये। बस आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, छूट कितनी दी होगी। ठीक है, तो देखो हम कैसे करते हैं इसको। अगर आप इस पर निकालोगे कि हाँ 1200 में एमआरपी था, 1500 एमआरपी था, 1250 आपने उसको पेमेंट किया, तो आपने 250 रुपये कम किए, यानी कि 250 किस पर, 1500 पर, तो कितने परसेंट कम होगा आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो मेरे करने का तरीका क्या होगा इसका, यानी कि 1500 उसका एमपी था, एमआरपी कितना था, 1500, 1500 में देने के बाद 1500 एमआरपी था, यानी कि आपने खरीदी कितने की, आपने दिए कितने उसको, 1250। अब ये बताओ, कभी भी हम डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं तो 100 पे निकाल लेंगे हम। क्या मैं 1500 को 100 बना लूँगा, आप बोलोगे बना सकते हो। 15 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर 15 से आप इसको डिवाइड कर दो, बस यही आपकी छूट आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और जीरो का जीरो लिख लेंगे। अब इसको डिवाइड कर दो आप, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 100 रुपये पर डिस्काउंट। तो यहाँ देखो आप कितना, 1200, अगर मैं इसको 15 बना लेता हूँ, यानी कि 1500 एमआरपी था, 1250, 100 अगर मैं बना लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 15 से डिवाइड करूँगा तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, गलत हो जाएगा। तो देखो हम कभी भी इस सवाल को ऐसे नहीं करते। अब हमें करना क्या है, इधर देखिए आप, आपका एमआरपी कितना था, 1500 रुपये, एसपी कितना है, यानी कि खरीदा आपने, बेचा कितने में, उसने बेचा कितने में, 1250 रुपये में, कितने का डिस्काउंट दे दिया, 250 का, और हमेशा डिस्काउंट किस पे निकलता है, एमपी पर। यही आपका सवाल था। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, आपका 5 या 15, 5 पंजे 25, ये आ जाएगा 50/3। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 16.67% आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, इस टाइप से आपको सवाल करने हैं, बहुत आसान सवाल था। 1500 एमआरपी था आपका, 1250 रुपये में बेच दिया, तो कितना डिस्काउंट हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 250 का, किस पर, 1500 पर। मैंने इसको डिवाइड किया तो 16.67, यानी कि 16.67% आ जाएगा ये, यानी कि उसने डिस्काउंट कितना दिया होगा परसेंटेज में, 16.67% का। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक शहर में 75% जनसंख्या शिक्षित है, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, एक गांव में 75% है। यदि शहर की कुल जनसंख्या 8,896 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है। अब या तो फिर आप कर लो कि 8,976 का 75% निकालो, फिर 75% निकालने के बाद आपको कितनी जनसंख्या आ जाएगी, वो शिक्षित आ जाएगी, फिर माइनस करोगे। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, हम जब ये 75% जनसंख्या शिक्षित है तो अशिक्षित कितनी होगी, बताइए आप, अशिक्षित कितनी होगी, टोटल परसेंट कितना, 100, 75% शिक्षित, यानी कि 25% रही होगी आपकी, 25% अशिक्षित रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। यानी कि मैंने देखा कि अशिक्षित कितने, 25%, और टोटल यानी कि 100% की वैल्यू आपकी कितनी है, 8,896। बहुत ईजी सवाल है, अगर आप इस टाइप से करोगे तो डायरेक्ट आंसर लगाओगे आप। ठीक है, यहां देखो आप 100% किसके बराबर है, 8,896 के। अब आपको किसके परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 25% की। अगर मैं इसको 4 से भाग दे देता हूं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और अगर मैं इसको 4 से भाग दे देता हूं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि वहां अशिक्षित कितने व्यक्ति थे, 2,224। और ऑप्शन आप ये डायरेक्ट लगा सकते हो।
अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भाई 75% जनसंख्या शिक्षित थी, 75% जनसंख्या आपकी क्या थी, शिक्षित थी, तो आप यहां से निकाल सकते हो 25 या 75, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए, बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि एक शहर में 75% जनसंख्या आपकी पढ़ी लिखी थी, यानी कि वो शिक्षित थे। यदि शहर की कुल जनसंख्या 8,896 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी, ये बताना था। मैंने देखा 75% शिक्षित हैं तो 25% अशिक्षित रहे होंगे, बट टोटल जनसंख्या 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8,896। मैंने देखा हमें सिर्फ निकालनी क्या है, 25% की वैल्यू निकालनी। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं तो कितना आ जाता है 25, और इधर इधर भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, कितना आ जाए 2224। यानी कि वहां अशिक्षित व्यक्ति कितने थे, 2224 अशिक्षित व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछता शिक्षित व्यक्ति कितने थे, या तो आप 8,896 से किसको माइनस कर देते मेरे प्यारे बच्चों, 2224 को, या फिर यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 75% की वैल्यू आ जाती। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या दे रखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, देखिए अगला सवाल आपका क्या दे रखा है। अगले 2 सवाल देखिए आप। किस महत्तम संख्या से 149, 247 और 622 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 5, 7 और 10 आए। आपको ऐसा नंबर बताना है जब हम 149, 247 और 622, यानी कि महत्तम की जगह आपको दे भी रखा होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जब हम 149, 247 और 622 को विभाजित करने पर शेषफल कितना है, 5, 7 और 10 है। देखो, जब कभी भी आपके जीवन में ऐसा सवाल आए तो करते कैसे हैं हम, आपको बहुत ध्यान से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ आप ध्यान से देखते रहो। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कितना शेषफल आना चाहिए। पहले 149 से 5, फिर आपका कितना 247, कितना शेषफल 7, फिर 622, कितना शेषफल मेरे प्यारे बच्चों 10। मैंने देखा अगर मैं इनको माइनस कर देता हूँ तो कितना आएगा 144, यहाँ कितना आएगा 240, यहाँ कितना आएगा आपका 612। अब मैंने देखा कि इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता है क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 144, 240, 612 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो मैंने देखा कि 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 गुणा 12 लिख सकता हूँ, नहीं 12 गुणा 12 लिख सकता हूँ। फिर मैंने देखा इसको लिख सकता हूँ 12 गुणा 20। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो आप, अगर मैं इसको 12 से 12 पंजे 60 और 12 का ना 12 51 लिख सकता हूँ या नहीं। 12 का ना 12 का 2, 80 लगा 1, 12 पंजे 60 और 1 61। तो अब यहाँ देखिए आप 12 ही कॉमन आ रहा है तीनों में, तो वह नंबर कौन सा होगा, 12 नंबर ऐसा होगा जब हम 12 से 149 को भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा, 247 को भाग देंगे तो शेषफल 7 आएगा, 622 को भाग देंगे 12 से तो शेषफल आपका 10 आएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से इसको सवाल को समझना है। ये आपके एसएससी जीडी या यूपी पुलिस जितने भी आपके +2 के एग्जाम होते हैं उनमें ही आपको सवाल देखने को मिलता है। महत्तम की जगह आपको सवाल में दे भी रखा होगा, ये लिख रखा होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जब हम 149, 247 और 622 को विभाजित करने पर शेषफल 5, 7 और 10 आता है। तो इस सवाल को करने का मेन तरीका आपका ये है। आई होप कि आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों 12 है। कितना आंसर, 12 इसका आंसर है। अगर मैं 12 से 149 को भाग देता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल 5 आएगा, 247 को भाग देता हूं 7 आएगा, 622 को अब भाग देता हूं मैं 12 से तो 10 आएगा। तो 12 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 144,
240 और 612 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। एक ठोस अर्धगोला जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, उसका आयतन आपको 19,404 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसका कुल सतह क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, आपको पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है। अर्धगोला है आपका, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कुल क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले इसका आप फॉर्मूले लिख लो। फॉर्मूले क्या है, मैं फॉर्मूले बता दे रहा हूं आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। यानी कि आपका अर्धगोले का वॉल्यूम, अर्धगोले का वॉल्यूम, अर्धगोले का वॉल्यूम यानी कि क्या, अर्धगोले का मेरे प्यारे बच्चों आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आपसे पूछ लिया जाएगा कट सरफेसिया, जिसको बोलते हैं वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपसे सवाल में क्या पूछा? टीएस से कट सरफेस यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप हेमिस्फीयर का भी समझ, सॉरी ये तो आपका अर्धगोले का था, अब गोले का भी समझ लीजिए। गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसमें कट सरफेस एरिया नहीं होता गोले में, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टीएसए कितना होता है उसका? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहले ये समझ लो, पहले सवाल को करते हैं, फिर मैं बता दूंगा कि आपका अर्धगोले का बेलन का क्या होता है और आपका कोण का क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में आपको दे रखा है एक ठोस अर्धगोले का आयतन यानी कि 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 19,404 सेंटीमीटर। अब ये बताइए आप, ये कितना हो जाएगा? 22/7 कितना होगा? 22/7। जब तक आपको आर नहीं निकलेगी तो आप टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। तो मैंने देखा कि ये कितना आ जाएगा, आर क्यूब बराबर 19,404 गुणा 22/7 लिखूंगा इसको मैं, तो ये 7 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन, और 3 ऊपर चला जाएगा और आपका 2 गुणा 22 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो कैसे मैं डिवाइड करता हूँ। इससे अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 9 18, 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 11 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, कितने बच गए आपके? 7 तो ये है 9, 90 हो, 11 अट्ठे 88, 2 बच गए, 11 दूनी 22। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, 441। जैसे ही मैंने देखा मेरे प्यारे बच्चों आर क्यूब कितना आ गया आपका? 441 गुणा 21, 7 21। अब मैं 441 को क्या लिख सकता हूँ? आर की वैल्यू अगर मैं क्यूब करूँ तो 21 गुणा 21 गुणा 21 होगा कि नहीं होगा? यानी कि आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और आर की वैल्यू आ गई आपकी 21। अब आपको निकालना क्या टीएस से, तो 3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 से इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा? 7 या 21, 3 3 9 और 21 नंबर कितने होते हैं आपके? 189, 189 गुणा 22, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आपका कट सरफेस एरिया होता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन कितना होता है गोले का? 4/3 पाई आर क्यूब। टीएस से कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने देखा कि आयतन आपको अर्धगोले का दे रखा है, रेडियस निकाल ली, रेडियस कितनी आई? 21। अगर जैसे ही रेडियस आपकी 21 आ गई तो आपसे पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21। मैंने इसको डिवाइड करा तो 4158 आपका आंसर आ गया। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। पहले उससे पहले आप एक बात और समझ लो। ठीक है, इसके फॉर्मूले में बहुत जल्दी से आपको लिखवा देता हूं, आप अपने जहन में उतार लेना। देखो
सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखवाया आपको, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपका CSA कट सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, TSA कितना है 3 पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या लिखना है कि गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन जिसको हम स्फीयर बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना 4/3 पाई आर क्यूब होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका कितना हो गया, अर्धगोले का आयतन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये गोले का आयतन हो गया। अब लिख लो आप बेलन का आयतन, सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूं आपको अभी। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब लिखो आप कट सरफेस एरिया, बेलन का कट सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। फिर लिख लिए आप टोटल TSA, टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी कि बेलन में दोनों तरफ सर्कल होते हैं तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दूंगा। अगर मैं यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बन जाएगा आपका H प्लस आर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। अब देखो आप शंकु, जिसको हम कोन बोलते हैं, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब CSA कट सरफेस एरिया कितना होता है उसका पाई आर एल, जिसको हम स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अब इसमें TSA देख लीजिए आप, TSA होता है पाई आर एल और एक सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। मैंने यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया तो कितना बन जाएगा आपका L प्लस आर बन जाएगा। अब आपको लेंथ निकालनी है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं तो L स्क्वायर होता है आपका H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L बराबर होता है √H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो बहुत जल्दी से। अब देखो आप, एक आपका आता है घन, यहाँ लिख देता हूँ, घन का आयतन होता है 1 की पावर क्यूब, जिसकी तीनों 6 भुजाएं बराबर होती हैं। अब घन का CSA कितना होता है, कट सरफेस एरिया लिख लो 4A स्क्वायर। लिखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल TSA लिख लीजिए 6A स्क्वायर, ठीक है। ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे चलते हैं, उसका लिखवा देता हूँ आपका घनाभ का आयतन कितना होता है, ठीक है। तो लिख लिया होगा आपने, इधर देखिए आप। अब लिख लीजिए आप किसका, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लिख लो आप, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। टोटल CSA कट सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लिख लीजिए आप TSA होता है टोटल सरफेस एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। इन सभी फॉर्मूलों को आप लिख लो और आपके जहन में बहुत अच्छे से बैठे हुए होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको क्या दे रखा है, दोनों सवाल आपके, पहला सवाल आपका चक्रवृद्धि ब्याज से, दूसरा सवाल आपका औसत से। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 8,000 रुपये 3 वर्षों में 10,648 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल आपको
कभी भी दिखाई देता है तो आपको कैसे करना है वो देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको 8,000 रुपये आपके पास थे, 8,000 रुपये आपके पास थे, वो 3 साल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 10,648 रुपये हो जाता है। ये आपका साधारण ब्याज तो नहीं है। बात किसकी चल रही है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की बात चल रही, तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब कभी भी 3 साल की बात होती है, इधर भी अंडर रूट लगा लो, जो कटता है काट लो, काटने के बाद डिवाइड करने के बाद जो आपका आता है उस पर अंडर रूट क्यूब रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, मैंने देखा कि लास्ट में 48 से 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8। फिर इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 दूनी 8, कितने बच जाएंगे, 2 26, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1000। 2 ही खाना 2, 2 ही खाना तिया 3 और 2 तिया 6। मैंने देखा ये कितना बना, 3 साल के अंदर 10,000 अंडर रूट कितना बन गया, मैंने 3 साल का इसका क्यूब। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 10 का क्यूब कितना होता है, 10,000 और 11 का क्यूब होता है 1331। मैंने देखा 10 से 11 बना 1 साल के अंदर, तो मैंने देखा कि 10 1/10 कितने परसेंट आ जाएगी, रेट आपकी 10%। तो इस सवाल का आंसर आपका कितना था, 10%। अगर सवाल में आपको दे रखा होता है कि 2 साल का दे रखा होता है कि कोई संख्या आपकी 400 से कितनी हो जाती है, 441 हो जाती है 2 साल में, तो आपसे रेट पूछिए रेट कितनी होगी। तो जब भी 2 साल की बात आती है तो हम क्या लगाएंगे, इस पर अंडर रूट लगा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 20। 20 से कितनी बनी 21। अगर 20 से 21 बनना तो 1 का ब्याज मिलेगा 1 साल में, तो कितना हुआ 20 पर कितना मिलेगा गुणा रेट कितनी रही होगी उसकी, 2 पंजे 10, तो इसकी रेट आपकी आ जाएगी 5%, ठीक है। जब कभी भी सवाल आपका इस टाइप का आता है तो आपको किस टाइप से करना है, इस टाइप से करना है। अब देखिए, यदि ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा। अब इसमें आपको दे रखा है ए बी सी डी ई तक दे रखा, मैंने क्या किया, 5 क्रमागत संख्याएं विषम मान ली, 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6, कितनी है 2 4 6। अब हम माननी कितनी है 5, तो 11 नहीं लेने का हूँ मैं, 11 नहीं लेने का हूँ, 5 ही माननी है मुझे। और जब कभी भी इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो आप इतनी संख्या इधर से गिन लो, 1 2 3, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 5, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 5। बस आपको एक ही वैल्यू रखनी है, ऑप्शन में 5 किस मारा, अगर मैं इसमें रखता हूँ तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, अगर मैं इसमें रखता हूँ 4 आएगा, इसमें रखता हूँ कितना आएगा, हाँ 3 आएगा, इसमें रखता हूँ 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो। या तो फिर आप इसको ऐड करो, कितना 1 और 3 कितना 4, 4 5 9, 9 और 9 18, 18 7 25, 25/5 कितना एवरेज आया 5। वही मैं यहाँ बता रहा था, डायरेक्ट आपका कितना आ गया 5 एवरेज आ गया। जैसे ही मैंने देखा 5 एवरेज आ गया, एक ही वैल्यू कितनी है 1 है, तो मैंने ऑप्शन में पुट करके देखा कि कौन से ऑप्शन में आपका 5 आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो आपका कितना आ जाएगा A+4 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप को आपको दोनों सवाल बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपको क्या दे रखा है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, आपका अगला सवाल क्या दे रखा है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% और दूसरे वर्ष के लिए यह 8% है। तो परिवर्तनीय चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,750 रुपये से 2 वर्षों के बाद कुल कमाई क्या होगी। ठीक है, आपको मूलधन दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज का केस है। पहले साल आपकी रेट 4% थी, दूसरे साल 8% थी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या है, परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हर साल का सेम नहीं रहता। ठीक है, तो 8,750 रुपये आपने किसी से उधार लिए, 2 वर्षों के बाद आपको कितनी कमाई, यानी कि आपको कितने देने पड़ेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति 8,750 रुपये किसी दूसरे व्यक्ति को 2 साल के लिए देता है। पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% है, दूसरे साल के लिए 8% है। ठीक है, तो
आपसे पूछा है सवाल में कि जिस व्यक्ति ने 8,750 रुपये दिए थे वह कितनी कमाई वो कर लेगा। सिर्फ आपको ये बताना है, यानी कि 2 साल के अंदर आपको चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है कि वो 2 साल के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी लेगा वो आदमी। तो जब कभी भी इस टाइप का सवाल आपको दिखता है तो आपको करना क्या है, देखो पहले साल के लिए रेट मेरे प्यारे बच्चों कितनी दे रखी है, 4%। 4% को मैं 1/20-25 लिख सकता हूँ। फिर आपको रेट दे रखी है 8%। जैसे ही मैंने देखा कि 8% 2 आपका 25 हो जाएगा। 25 से पहले साल के लिए प्यारे प्यारे बच्चों ये 26 बना, ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। दूसरे साल के लिए देखा 25 से कितना बचा बना मेरे प्यारे बच्चों, 27। अब मैंने देखा कि प्रिंसिपल आपका 625 रहा होगा और आपका कितना है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 26 और 27 की, ये कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18 है, 2 छंग 12 है, 2 दूनी 4 1 5 2 0 और 7 702। जो आपने 625 रुपये उधार लिए थे वो कितने बन गए मेरे प्यारे बच्चों 2 साल के अंदर, 702 रुपये। यानी कि पहले साल का केस है, ये अगले साल का केस है, यानी कि दोनों साल का मिलाकर कितना बना, जो आपने 625 रुपये लिए थे, 625 रुपये जो लिए थे वो 702 बन गए। यानी कि कितना ब्याज मिला, 75 तो ये मिला, 78 ब्याज, 77 ब्याज आपको मिल गया। जैसे ही मैंने 702 में से इसको माइनस किया तो 77 रुपये आपको ब्याज मिल गया 2 साल के लिए। मैंने देखा कि 625 की वैल्यू कितनी है, 8,750 रुपये। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 25 से इसको डिवाइड करूँगा और आपको इसको 25 सत्ते कितने होते हैं, 175 होते हैं। कितना बच जाएगा, 5 और 7 12, 125, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, यानी कि एक की वैल्यू 30 आ गई। और समय निकालने कितनी की है, 1777 की। तो मैंने देखा 3 सत्ते 21, कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा ना ये, हाँ 21, 3 सत्ते 21 और 2 23, 2310 रुपये ऑप्शन में है क्या आपका। 2310 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगी, कितने सालों में, 2 सालों में। यानी कि 2 वर्षों के बाद उसे कुल कमाई कितनी होगी, 2310 रुपये की उसको कमाई हो जाएगी। यही सवाल मैं आपसे पूछा था, यही आपका आंसर था। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने परिवर्तनीय कितना था, मूलधन कितना था, 18,750 रुपये से 2 वर्ष के बाद कुल कमाई कितनी होगी, तो कितना आ जाएगा आपका 2310 रुपये। आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि एक वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 355 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के समान है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब कभी भी आपको इस टाइप का सवाल आता है, देखो आप कैसे करते हो इस सवाल को। देखिए आप इस सवाल को हम कैसे करते हैं। एक वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 355 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के समान है। यानी कि हम कैसे करते थे इसको, यानी कि 425 में बेचने पर क्या हुआ, हमें लाभ हुआ, तो हम क्या लिखते थे, एसपी माइनस सीपी। तो 425 माइनस सीपी बराबर किसके बराबर है, सीपी माइनस 355। बट आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आपको करना है क्या है, 425 में जो कितना लाभ हो रहा था आपको और 355 रुपये में आपको बेचने पर क्या हो रहा था मेरे भाई, लॉस हो रहा था। बट दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, समान दे रखी। बस इसका अंतर निकाल लो आप। जैसे ही आपने अंतर निकाला, 5 में से 5 के 0 बच गया और आपका 12 में से 5 के 7 बच जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ये कितना हो जाएंगे, 70 आ जाएगा। यानी कि यहाँ आपको क्या दे रखा है, 70 रुपये का डिफरेंस है, जो यहाँ कितना है आपका 2 की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 70 रुपये। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 रुपये। प्रॉफिट कितने का, लॉस कितने का, 35। ठीक है, या तो आप इसमें ऐड कर दो 425 रुपये में बेचने पर। अगर मैं इसमें 25 रुपये ऐड कर देता हूँ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 450। यानी कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कितने में खरीदी होगी वो, अगर आपको प्रॉफिट यहाँ हो रहा है तो कितने में खरीदी होगी, यानी कि प्रॉफिट 35 रुपये ज़्यादा मिले आपको, 35 रुपये ज़्यादा मिले यहाँ।
ठीक है। 35 रुपये आपको ज़्यादा मिले तो ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 0, ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 380, या फिर आपको 35 रुपये इसमें ऐड कर दो। 0 9 ये 390, यहाँ कितना आ जाएगा 11 12, हाँ सॉरी यहाँ कितना आएगा 90 आ जाएगा, 390। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, यानी कि 390 रुपये में आपने खरीदी होगी। सवाल कुछ इस टाइप का था 425, या तो फिर आप इस टाइप से कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ 425 और 300, ये कितना आ जाएगा 0 9 और 7 3 7, ये 2 CP आ जाएगा 790 अपॉन कितना आ जाएगा 2 3 6 2 9 18 और 2 5 10, 395 आ रहा है। दोबारा देखो कैसे होता है, दोबारा देखिए ज़रा, इसको मैं दोबारा करता हूँ सवाल को, ठीक है। सवाल इस टाइप का था, यदि एक वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 355 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के समान है। 425 रुपये में अगर आप बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है मेरे बच्चे, अगर आप 355 रुपये में बेचते हो तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। बट प्रॉफिट और लॉस आपका इक्वल है, मैंने एक एक मान लिया। जैसे ही मैंने देखा कि 425 और 355 का अंतर कितना, 70 रुपये अंतर मेरा आ गया। मैंने देखा यहाँ 2 की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 70 रुपये है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 रुपये। 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ 425 रुपये में बेचने पर, आपने खरीदी कितनी की होगी, CP 425 माइनस 35 कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा आपका 11 12 में से 3 जाएंगे आपके 9, 390 रुपये में आपने वो खरीदी होगी। या फिर आप क्या करोगे, यानी कि यहाँ 355 में बेच रहे हो तो कितने का लॉस 35 का, तो कितने में खरीदी होगी 355 प्लस 35 390 रुपये में आपने खरीदी होगी। इस टाइप का सवाल आपका आता है तो आप मेरे साथियों इसी टाइप से आपको करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों 10 ही सवाल कराता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो आपको अपने जहन में ये ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में आपको 100% नौकरी लेनी है। तो इन सवालों में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं कि सर ये सवाल मेरे समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ध्यान रखिए अपने घर वालों का। मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद।